हेलो फ्रेंड्स, मैं डालचंद सैनी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अपना इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में चैप्टर चल रहा है चुंबक एवं विद्युत चुंबकत्व। तो कल हमने जो कराया है उससे आगे आज हम कराएंगे। कल हमने लास्ट किया था फ्लक्स घनत्व। आज देखते हैं गॉस क्या है। गॉस यह जीएसएस प्रणाली में फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। इसमें केवल यही देखना है हमें, इसका कोई और कुछ नहीं है, केवल कि ये गॉस होता क्या है। तो ये क्या है, जीएसएस प्रणाली में फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है जो एक चुंबकीय बल रेखा प्रति वर्ग सेमी होती है। आगे देखते हैं। अगला है निरपेक्ष चुंबकशीलता। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय बल रेखाओं की अपने अंदर संचालन क्षमता को उस पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये अपने चुंबकीय जो परिपथ अपना चल रहा है उसमें ये कुछ परिभाषाएं हैं, इनको याद कर लेना कि चुंबकीय चुंबकशीलता क्या है, निरपेक्ष चुंबकशीलता क्या है। किसी चुंबकीय पदार्थ की, चुंबकीय पदार्थ आप समझ रहे हो जिसको चुंबक बनाया जा सके, वो चुंबकीय पदार्थ होता है, यानी जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय बल रेखाओं की अपने अंदर संचालन क्षमता को, यानी अपने अंदर संचालन क्षमता को उस पदार्थ की निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। इसे माइक्रो ए से दर्शाया जाता है। निरपेक्ष चुंबकशीलता को ज्ञात करने के लिए माइक्रो ए बराबर बी बटे एच से ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं कि बी क्या है, एच क्या है। तो बी क्या है, फ्लक्स घनत्व। बी क्या है, फ्लक्स घनत्व। एच क्या है, क्षेत्र तीव्रता। तो अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं दूसरी परिभाषा में कि निरपेक्ष चुंबकशीलता फ्लक्स घनत्व तथा क्षेत्र तीव्रता के अनुपात को कहते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अपनी ये परिभाषाएं चल रही हैं चुंबकीय परिपथ की। ठीक है, सापेक्ष चुंबकशीलता क्या है, किसी माध्यम की चुंबकशीलता उस माध्यम की वायु की अपेक्षा बल रेखाओं की संचालन क्षमता होती है। इसे हम माइक्रो आर से दर्शाते हैं। अभी हमने ये तो देखा है चुंबकशीलता क्या है। किसी माध्यम की चुंबकशीलता उस माध्यम की वायु की अपेक्षा बल रेखाओं की संचालन क्षमता होती है। इसे माइक्रो आर से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें देखो कुछ खास नहीं है, केवल ये परिभाषाएं हैं, इनको आप सही तरीके से याद कर लेना। वीडियो को रोककर आराम से इनको नोट कर लेना। ठीक है, ये तुम्हारे रिकॉर्ड में काम आएंगी जब इंस्पेक्शन होगा। ठीक है। क्षेत्र सामर्थ्य। किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक इकाई उत्तरी ध्रुव रखने पर, किसी चुंबकीय क्षेत्र तो आप समझ रहे हो, यानी चुंबक के आसपास जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक इकाई उत्तरी ध्रुव रखने पर कार्य करने वाले बल को उस क्षेत्र की क्षेत्र सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, परिभाषा याद करनी है आपको। अब चुंबकीय बल रेखाएं, ये तो आप जानते ही हो कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। ये वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जो चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव व बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हुई मानी गई हैं। ये वक्र रेखाएं ही चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। प्रत्येक चुंबकीय बल रेखा एक बंद परिपथ बनाती है। यह कभी भी परस्पर नहीं कटती हैं। अब मैं आपको चुंबकीय बल रेखाएं दिखाता हूं कि ये क्या होती हैं। ये जो आप देख रहे हो ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, और ये एक, यानी कि ये वृत्ताकार पूरा अपना चक्कर पूरा करती हैं। ठीक है, आप और समानांतर दूरी पर होती हैं, किसी को भी आपस में नहीं काटती हैं। इन्हीं रेखाओं को, यानी चुंबक के आसपास जो काल्पनिक रेखाएं क्या है, दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं
इन्हीं को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो ये अब तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये हमेशा ध्यान रखना, ये क्या है, N से S की ओर जाती हैं और अपना परिपथ पूरा करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं चुंबकीय घूर्ण। चुंबक की लंबाई और पोल की सामर्थ्य के गुणनफल को, चुंबक की लंबाई आप समझ रहे हो, चुंबक की लंबाई और पोल की सामर्थ्य के गुणनफल को उस चुंबक का चुंबकीय घूर्ण कहते हैं। इसे m से दर्शाते हैं। ठीक है, इसकी इकाई वेबर मीटर होती है। चुंबकीय घूर्ण को आप सही तरह से देख लेना कि चुंबक की लंबाई और पोल की सामर्थ्य के गुणनफल को उस चुंबक का चुंबकीय घूर्ण कहते हैं। इसे m से दर्शाते हैं। इसकी इकाई वेबर मीटर होती है। पिछली बार पूछा गया था कि चुंबकीय घूर्ण की इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई क्या है, वेबर मीटर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि चुंबकीय घूर्ण को किससे दर्शाते हैं, तो m से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं धारणशीलता। किसी चुंबकीय पदार्थ को अब आप ये तो आप समझ ही रहे हो कि चुंबकीय पदार्थ क्या है, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती हो, यानी जिसको आसानी से चुंबक बनाया जा सके, वो चुंबकीय पदार्थ है। तो किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के बल से दूर हटा लेने के बाद भी चुंबकत्व धारण रखने की प्रवृत्ति उस पदार्थ की रिटेंटिविटी या धारणशीलता कहलाती है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम किसी पेचकस को चुंबक से स्पर्श कराते हैं तो चुंबक के गुण इस पेचकस में विद्यमान रह जाते हैं, और जब हम पेचकस को चुंबक से हटा लेते हैं उसके बाद भी हम पेचकस के द्वारा किसी पेच को आसानी से उठा सकते हैं। तो उसमें जो बल रह गया है वो क्या है, उसकी धारणशीलता कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं चुंबकीय ग्रहणशीलता। चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रेरण द्वारा चुंबकत्व बनने की प्रवृत्ति उस पदार्थ की ग्रहणशीलता कहलाती है। अब यानी ग्रहणशीलता क्या है कि देखो, चुंबकीय पदार्थ तो आप समझ रहे हो, चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रेरण द्वारा चुंबकत्व बनने की प्रवृत्ति उस पदार्थ की ग्रहणशीलता कहलाती है। इसे K से दर्शाया जाता है। इसकी इकाई हेनरी प्रति मीटर होती है। यानी इसको K से दर्शाते हैं तो यहाँ पर क्या है, I बराबर H, यानी इसको ज्ञात करने के लिए I बराबर H, इसकी इकाई हेनरी प्रति मीटर होती है। आगे देखते हैं विद्युत चुंबकत्व। यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है और उसके पास चुंबकीय सुई लाते हैं तो वह विक्षेप करती है। इसके कुछ वर्षों बाद इसके विपरीत प्रभाव का पता लगा कि यदि किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र घुमाए जाए तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसा आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि इसमें विद्युत चुंबकत्व क्या होता है। चित्र ए में आप देख रहे हो, यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है और उसके पास चुंबकीय सुई लाते हैं तो वह विक्षेप करती है। यानी कि ये जो चुंबकीय सुई है विक्षेप करती है। ठीक है, इसके कुछ वर्षों बाद इसके विपरीत प्रभाव का पता लगा कि यदि किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र घुमाए जाए तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जैसा कि इसमें दिखाया गया है, यानी चालक की तरफ घुमाते हैं तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसमें नोट लगा लेना कि चुंबकीय सुई हमेशा धारा की दिशा से लंबवत होती है। चुंबकीय सुई हमेशा धारा की दिशा से लंबवत होती है। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चालक के चारों ओर वृत्ताकार रूप में विद्यमान रहती हैं और इन वृत्तों का केंद्र चालक के केंद्र पर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंटों वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको वीडियो
अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ओके।